5 दिसंबर 1971। ये वो तारीख थी जिसने हिंदुस्तान के एक पायलट धीरेन्द्र जाफा की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। इनका विमान लाहौर के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन अचानक ही ये इनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। विमान नीचे गिर रहा था, इन्होंने सीट इजेक्शन का बटन दबाया, ये फौरन ही हवा में उड़ने लगे और इनका पैराशूट इन्हें दोबारा से जमीन पर लेकर आता है। जैसे ही धीरेन्द्र जाफा पैराशूट से नीचे गिरते हैं, उन्हें अपनी तरफ भागती हुई एक भीड़ नजर आती है। जब लोगों ने इन्हें देखा तो इनका काफी ही बुरा हाल किया। लोगों ने इन्हें देखते ही इनको मारना शुरू किया। इनके हाथों में से घड़ी, जेब में से पैसे और पैर में से जूते निकालना शुरू कर दिए। ये सभी देखते हुए वहां पर पहुंचते हैं पाकिस्तानी सैनिक। बड़ी ही मुश्किल से जाफा को भीड़ से बचाया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान का एक सैनिक जाफा से पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो और क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है। जाफा ने जवाब दिया कि मेरे पास एक सर्विस रिवॉल्वर थी, जिसे भीड़ के ही लोगों में से किसी ने उठा लिया और अब मेरे पास किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं है। पुलिस अफसर ने पूछा कि क्या तुम बुरी तरह से जख्मी हो। जाफा ने जवाब दिया कि शायद मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, क्योंकि मैं जरा सा भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के सैनिक ने पश्तो भाषा में अपने दूसरे सैनिकों को आदेश दिया। ये सुनते ही जाफा को उठाकर टेंट में ले जाया गया। सबसे पहले इनकी कमर का इलाज करके उस पर प्लास्टर चढ़ाया गया। इसके बाद उन्हें एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। यहाँ पर रोज ही धीरेन्द्र जाफा से सवाल जवाब किया जाता था। जब उन्हें टॉयलेट या बाथरूम जाना होता तो उनके मुंह पर एक मोटा कपड़ा बांध दिया जाता था। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। इसके बाद धीरेन्द्र जाफा को बिल्डिंग के एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उन्हें अलग अलग तरीके की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाते हैं, सारी आवाजें बंद हो जाती है। यहाँ पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर उन्हें गले लगाने के लिए खड़े थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जाफा की कमर पर प्लास्टर बंधा हुआ है। ये वो जगह थी जहाँ पर 10 से भी ज्यादा युद्धबंदी पायलटों को नजरबंद किया गया था। कई दिनों बाद अपने देश के लोगों से मिलकर जाफा की आंखों में से तो आंसू निकल गए। इस जेल के अंदर तकरीबन 10 से भी ज्यादा भारतीय पायलटों को रखा गया था। जाफा को कमरे में भेजने के बाद युद्धबंदी कैंप के इंचार्ज उस्मान हनीफ मुस्कुराते हुए जेल के अंदर दाखिल होते हैं। उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं आपको क्रिसमस की बधाई दे दूं, मैं इस वास्ते यहाँ पर आया हूँ। यह शाम उस जेल के अंदर बहुत ही यादगार थी। इसके बाद ही विंग कमांडर पेनिकुइल ने यह कहा कि हम अपने मारे गए सैनिकों के लिए मौन रखेंगे और साथ ही साथ राष्ट्रगीत भी गाएंगे। राष्ट्रगीत का नाम सुनते ही जेल के अंदर बंद सभी 10 लोगों के अंदर जज्बे की एक लहर दौड़ गई। जब उन्होंने राष्ट्रगान गाया तो ये सभी लोग अपने पुराने किस्से और कहानियां याद कर रहे थे। उन्हें 1970 के बाद पारुलकर का बोला हुआ एक डायलॉग याद आया कि अगर हमें दुश्मन बंदी बना ले तो वहां पर हमें जिंदगी भर बंदी बनकर नहीं रहना, बल्कि वहां से बाहर भागने के तरीके सोचने हैं। यही बात वहां के 10 भारतीय सिपाही में चल रही थी कि किस तरह से यहाँ से बाहर निकला जाए। उन्होंने जेल की सभी दीवारों का अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने डिसाइड किया कि सेल नंबर 5 की दीवार में 21 बाई 15 इंच का छेद किया जाएगा। ये पाकिस्तान के रोजगार दफ्तर के अहाते के अंदर जाकर खुलेगा। इसके बाद ये लोग 6 फीट की दीवार को फांदकर मालगान रोड पर कदम रखेंगे। प्लान तो बना लिया गया था, लेकिन 56 ईंट के मलबे को निकालकर उसे छुपाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये चीज लगातार करना तो काफी ही मुश्किल था। इन्होंने अपने पास कुछ स्क्रू ड्राइवर छुपा रखे थे और किसी ने कोका कोला की बोतल से धारदार हथियार बना रखे थे। रात 10 बजे के बाद दिलीप पारुलकर और उनके साथी दीवार को खोदना शुरू करते हैं। बाकी 2 सैनिकों को इस बात की निगरानी पर रखा गया कि अगर कोई आए तो इसकी फौरन ही खबर की जाए। इसी बीच पारुलकर को यह खबर लगती है कि पाकिस्तान के उस जेलर का नाम औरंगजेब है जो उनकी निगरानी कर रहा है, और ये ऐसा गार्ड था जो दर्जी का काम भी करता था। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने इसे अपना दोस्त बना लिया। पारुलकर ने फौजी से कहा कि हमें भारत में पठानी सूट बहुत कम मिलते हैं और अगर मिलते भी है तो उनके अंदर वो बात नहीं होती। क्या आप हमारे लिए ये सूट बना सकते हो? औरंगजेब ने पारुलकर की बात मान ली और हरे रंग का एक पठानी सूट सिल कर तैयार किया। यहीं पर एक जाबाज सिपाही ने कुछ मैग्नेट और कुछ तार की मदद से एक ऐसा कंपास तैयार किया जो कि दिखने में बिल्कुल किसी फाउंटेन पेन की तरह था। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस होता है और पारुलकर को ये बात पता थी कि उस दिन सभी गार्ड छुट्टी के मूड में ही होंगे और इस दिन यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट भी नहीं होगी। 12 अगस्त की रात को जब तेज बिजली चमक रही थी, उसी दिन प्लास्टर की आखिरी परत भी पारुलकर और उसके साथी उतार रहे थे। यहाँ से 3 लोग छोटे से छेद से निकलकर बाहर खड़े रहकर इंतजार करने लगे। यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ही ज्यादा थी। पास बैठा हवलदार भी इस धूल से बचने के लिए अपने चेहरे पर एक मोटा कपड़ा डाला हुआ था। कैदियों ने बाहर निकलकर माल रोड पर नजर दौड़ाई। इस वक्त यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हलचल थी। बाहर बैठे हुए सैनिक ने अपने चेहरे से कपड़े को हटाया
और फौरन ही रोजगार दफ्तर की तरफ दौड़ने लगा। सैनिक को देखते ही तीनों भारतीय सिपाही भागे और सीन में छुट रहे लोगों के साथ मिलकर खुद को ही उनमें गुम कर लिया। पाकिस्तान के फौजियों को चकमा देने के बाद जो फौजी बाहर निकले हुए थे उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन जेल को चकमा देकर खुद की आजादी हासिल कर ली है। और बाहर खड़े रहकर उसने तेज आवाज में आजादी का नारा लगाया। सभी ने यह तय किया कि वो खुद को ईसाई बताएंगे, क्योंकि उनमें से किसी को भी नमाज पढ़नी नहीं आती थी। दिलीप ने अपना नया नाम रखा फिलिप पीटर। इनमें से सभी ने अपने अलग अलग नाम रखे। ये लोग भीड़ से होते हुए बस स्टैंड तक पहुंचे। वहां पे उन्होंने कंडक्टर की आवाज सुनी जो जोर जोर से पेशावर चिल्ला रहा था। तीनों ही लोगों ने उस बस को पकड़ा और सुबह 6 बजने से पहले वो लोग पेशावर पहुंच चुके थे। एक और बस पकड़ने के कुछ ही घंटे बाद वो लोग लंडी कोतल तक पहुंच जाते हैं। ये वो जगह थी जहां से अफगानिस्तान सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था। ये लोग लंडी खाना जाने का एड्रेस पूछ ही रहे थे, तभी पीछे से एक टैक्सी वाले की आवाज आती है, क्या आप लंडी खाना जाना चाहते हो? तीनों भी लोगों से जब ड्राइवर ने पूछा कि आप कहां से आए हो, तो इन्होंने अपनी बनी हुई कहानियां ड्राइवर को बतानी शुरू की। ड्राइवर ने उनसे कहा कि आप जो जगह बता रहे हैं ऐसी कोई भी जगह पाकिस्तान में तो नहीं है। ड्राइवर को ऐसा लगा कि ये लोग बंगाली है। आदमी ने तुरंत ही इन तीनों को तहसीलदार के सामने पेश किया। तहसीलदार ने भी तीनों से सवाल जवाब शुरू किया। सवाल जवाब के ज्यादा बढ़ने पर दिलीप ने तहसीलदार से कहा कि मुझे पाकिस्तान के वायुसेना के प्रमुख उस्मान से बात करनी है, जो कि रावलपिंडी जेल के इंचार्ज थे। उस्मान जब लाइन पर आए तो उन्होंने कहा कि आपने खबर तो सुनी होगी, हम तीनों भी लंडी कोतल में हैं और हम तीनों को भी तहसीलदार ने पकड़ लिया है। क्या आप अपने आदमियों को यहाँ भेज सकते हैं? उस्मान ने तहसीलदार से कहा कि ये तीनों भी हमारे आदमी हैं, हमारे आने तक आप इन्हें पकड़ के रखे रहें। लेकिन यहीं पर 11 बजे रावलपिंडी जेल के अंदर अचानक ही हड़कंप मच गई। यहाँ पर 7 भी कैदियों को अलग अलग कोठरियों में अलग अलग रख दिया गया। इसके बाद इन सभी युद्ध बंदियों को लायलपुर जेल लाया गया। यहाँ पर भारत के बहुत सारे दूसरे बंदी भी मौजूद थे। एक बार वहाँ पर अचानक ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो पहुँचते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि आपकी सरकार को आपकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपको हमारी सरकार की तरफ से रिहा करता हूँ। 1 दिसंबर 1972 को सारे ही युद्धबंदी वाघा बॉर्डर को पार करके अपने मुल्क के अंदर कदम रखते हैं। वो अपनी आजादी से बहुत खुश थे, लेकिन वो इस बात से नाराज थे कि हमारे देश की सरकार ने हमें आजाद करने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वाघा बॉर्डर पार किया, उन्होंने देखा कि लोगों का एक उमड़ता हुआ सैलाब उनके वेलकम के लिए खड़ा हुआ है। सबके हाथों में फूल के हार है और हर कोई उन्हें इज्जत और सम्मान दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।